नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान। आप देख रहे हैं हमारा शनिवार का स्पेशल प्रोग्राम, जिसमें आज हम बात करेंगे ऑक्सीजन पर सुप्रीम टास्क फोर्स। देश में ऑक्सीजन के वितरण को बेहतर बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक नेशनल टास्क फोर्स का गठन किया है। कोर्ट ने कहा कि 12 सदस्यीय टास्क फोर्स आवश्यक दवाओं की उपलब्धता और कोविड से निपटने की भविष्य की तैयारियों पर भी सुझाव देगा। इसके साथ ही कोर्ट ने केंद्र से मिल रहे ऑक्सीजन पर राज्यों की जवाबदेही तय करने की भी जरूरत बताई है। कोर्ट ने कहा है कि राज्यों की मांग और वहां की वितरण व्यवस्था के आकलन के लिए हर राज्य का ऑक्सीजन ऑडिट करवाया जाएगा। बता दें कि 6 मई को मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और एमआर शाह की बेंच ने माना था कि इस समय हर राज्य की ऑक्सीजन की जरूरत का आकलन जिस तरीके से किया जा रहा है वो वैज्ञानिक नहीं है। कोर्ट ने यह भी कहा था कि ऑक्सीजन को राज्यों तक पहुंचाने से लेकर राज्य के भीतर ऑक्सीजन के वितरण की प्रणाली में कई खामियां हैं। इस वजह से जरूरतमंदों तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही। साथ ही साथ कोर्ट ने इस बात पर भी जोर दिया था कि कोरोना से भविष्य में बेहतर तरीके से निपटने के लिए अभी से तैयारी करने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने आज जारी आदेश में 12 सदस्यों वाले नेशनल टास्क फोर्स का गठन किया है। इस टास्क फोर्स के संयोजक कैबिनेट सचिव या उनकी तरफ से मनोनीत अधिकारी होंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव भी इसके सदस्य होंगे। देश के 10 जाने माने डॉक्टरों को टास्क फोर्स में शामिल किया गया है, जिनके नाम डॉक्टर भावतोष बिस्वास, पूर्व कुलपति पश्चिम बंगाल। आपको ग्राफिक्स के जरिए हम बताएंगे इनके नाम। डॉक्टर भावतोष बिस्वास, पूर्व कुलपति पश्चिम बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज। डॉक्टर देवेंद्र सिंह राणा, अध्यक्ष सर गंगाराम अस्पताल दिल्ली। डॉक्टर देवी प्रसाद शेट्टी, अध्यक्ष नारायणा हेल्थ केयर बेंगलुरु। डॉक्टर गगनदीप कंग, प्रोफेसर क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर तमिलनाडु। डॉक्टर जेवी पीटर, निदेशक क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर तमिलनाडु। डॉक्टर नरेश तिरहान, सीएमडी मेदांता हॉस्पिटल गुरुग्राम। डॉक्टर राहुल पंडित, आईसीयू निदेशक फोर्टिस हॉस्पिटल मुंबई। डॉक्टर सौमित्र रावत, प्रमुख सर्जिकल गैस्ट्रोलॉजी गंगाराम अस्पताल दिल्ली। डॉक्टर शिव कुमार सरीन, वरिष्ठ प्रोफेसर इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बिलियरी साइंस दिल्ली। डॉक्टर जरीर एफ उड़ावाडिया, श्वास रोग विशेषज्ञ हिंदुजा और ब्रिश कैंडी अस्पताल मुंबई। सुप्रीम कोर्ट ने इस टास्क फोर्स के गठन की वजह बताते हुए लिखा है कि देश इस समय अभूतपूर्व मानवीय त्रासदी से जूझ रहा है। विशेषज्ञों का यह टास्क फोर्स देश की तैयारियों को बेहतर बनाने में मददगार साबित होगा। कोर्ट ने टास्क फोर्स का कार्यकाल फिलहाल 6 महीने का रखा है। टास्क फोर्स से कहा गया है कि समय समय पर कोर्ट को रिपोर्ट दें। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा है कि ऑक्सीजन वितरण व्यवस्था को बेहतर बनाने को लेकर 1 हफ्ते में सुझाव दिया जाए। आदेश में साफ किया गया है कि जब तक टास्क फोर्स अलग अलग राज्यों के लिए ऑक्सीजन के आवंटन की व्यवस्था तय नहीं करता, तब तक केंद्र सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की तरफ से बताई गई मात्रा में ही किसी राज्य को ऑक्सीजन देता रहेगा। मामले को 17 मई को सुनवाई के लिए लगाने का निर्देश दिया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब यह उम्मीद जताई जा रही कि जो गठन किया गया है वो उन लोगों के द्वारा सभी राज्यों को जितनी जरूरत है ऑक्सीजन की वो पहुंचेगी। हमारे साथ कुछ मेहमान हैं, सबसे पहले आपका उनसे परिचय करा देते हैं। ओपी मिश्रा हैं, बीजेपी नेता दिल्ली से। सर स्वागत है आपका। हमारे साथ वीएन त्रिपाठी हैं, पूर्व डीजीएमई कानपुर से। सर आपका भी स्वागत है। हमारे साथ सुनील सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट दिल्ली से। सर आपका स्वागत है। और पल्लवी प्रताप, अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट दिल्ली से। मैम आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं ओपी मिश्रा जी आपके पास आऊंगा। क्या अब सुप्रीम कोर्ट को टास्क फोर्स का गठन करना पड़ा है, क्या यह केंद्र सरकार की विफलता नहीं दर्शाती है? ओपी मिश्रा जी, क्या आपको हमारी आवाज आ रही है?
हम ओपी मिश्रा जी के पास वापस आएंगे। हम सुनील सिंह जी के पास जाएंगे, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट से। सर, सुप्रीम कोर्ट ने अब टास्क फोर्स का गठन किया है, क्या अब लोगों को ऑक्सीजन प्रॉपर तरह से मिल पाएगी? क्या अब जो दिक्कतें थी वो कम होंगी? जी जरूर कम होंगी। सुप्रीम कोर्ट ने समय रहते बहुत उचित कदम लिया है। चारों तरफ जो एक कंफ्यूजन का माहौल था, जिस तरह से महामारी फैली है, ये राष्ट्रीय विषय है और राष्ट्र के जो तमाम नागरिक हैं, अमीर गरीब बड़े छोटे, बड़े हॉस्पिटल छोटे हॉस्पिटल, किसको जरूरत ज्यादा है किसको कम है, इन सब को मॉनिटर करने के लिए देश के जो नवरत्न हैं, जो देश के हीरा हैं, जो देश के डायमंड हैं, उस तरह के बड़े बड़े नामी गिरामी डॉक्टर्स की देख रेख में, और उनके नीचे फिर सब कमेटी है और उसमें सरकार का पूरी संभागिता है। कहीं किसी के ऊपर कोई लांछन नहीं, कोई आरोप नहीं। मिलजुल करके हम सब एक हैं, एक प्रोजेक्ट में सब सिर्फ एक, हर किसी की जान बचे, सही समय पे ऑक्सीजन मिले, उसका ट्रांसपोर्टेशन ठीक से हो, उसको किस तकनीकी से लाना है ये देखना है। जो हमारे डॉक्टर्स हैं, ये अपने विषय के बहुत महान और विशिष्ट व्यक्ति हैं। ये मौके पे बताएंगे कहाँ पे वनरेबिलिटी ज्यादा है, कहाँ पे नुकसान ज्यादा है, कहाँ कम है, कहाँ ऑक्सीजन की एक्चुअल जरूरत है। और जो गवर्नमेंट का जो पार्ट है वो एडमिनिस्ट्रेटिव देखेगा कैसे ट्रांसपोर्ट होगा। तो ये मिलजुल करके एक समरसता और एक संभागिता की, और सब वी ऑल आर वर्किंग टुगेदर वी द पीपुल ऑफ इंडिया का कंसेप्ट लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया है। और जो तमाम कंफ्यूजन हो रहा था कि वो देश नाराज है, वो स्टेट नाराज है, ये सब खत्म। भिलाई से आना है, दुर्गापुर से आना है, कैसे आना है, ये हमारी राय में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही उचित और सही कदम लिया है। और अगर अब न लेते तो कब, लाखों जान चली गई, तमाम लोग चले गए। जी, सुनील जी, आपको नहीं लगता जो सरकार सुप्रीम कोर्ट ने जो टास्क फोर्स का गठन किया है, जिसमें नामी डॉक्टर्स हैं, बड़े बड़े प्रोफेसर हैं, जिनको तमाम सालों का अनुभव है, क्या ये काम केंद्र सरकार नहीं कर सकती थी अगर सुप्रीम कोर्ट अगर ना करता? देखिए, मैं केंद्र सरकार के ऊपर कोई दोषारोपण नहीं दे रहा हूँ। इस वक्त ये जो महामारी का समय है, इसको देखा गया था, इसको सोचा गया था। सेकेंड वेव आएगा, इस बारे में भी बात थी। अगर मैं विनम्रता से कह सकता हूँ तो जो नीति आयोग के मेंबर हैं, उन लोगों ने भी इंडिकेट किया था कि हम लोगों को प्रिपेयर्डनेस होना चाहिए। कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई है, लेकिन ये समय मिस्टेक देखने का, एक दूसरे पे आरोपण करने का और ये करने का नहीं है। अभी ये जो डॉक्टर्स है, जैसा कि मैंने पहला कहा, ये लोग बहुत ही विशिष्ट व्यक्ति हैं अपने अपने क्षेत्र के। इनको हृदय रोग, सांस रोग और पूरे शरीर का जो शल्य चिकित्सा, कुछ भी जो भी अभी ये जो कोरोना है, आई मीन दे आर द राइट पर्सन। वही बताएंगे कि कौन सा हॉस्पिटल, कौन सा मरीज किस सेक्टर में नेग्लिजेंस है, नहीं है। और जब सारे लोग मिलजुल करके काम करते हैं तो जो एक फीलिंग आती है, जो एक भय आता है कि हमको नेग्लेक्ट किया जा रहा है, हमको नेग्लेक्ट किया जा रहा है, वो खत्म होगा। ये ऑल ओवर इंडिया के जितने बड़े बड़े विशिष्ट डॉक्टर हैं उनको लिया गया है, और दे आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपुल। वो हमारे आपके बीच में से लिए गए हैं। तो हमें नहीं लगता कि इसमें कहीं कोई गलत किया है या सरकार फेल की है। एक ये ओपिनियन है कि सरकार फेल की है, पर ऐसा कहना और इतना सख्त शब्द का इस्तेमाल करना इस वक्त पे, इस मौके उचित नहीं है। अभी क्या है, सरकार को ये लोग सारे लोग अपनी राय देंगे और सरकार उस पर एक्ट अपॉन करेगी। दे आर सप्लीमेंट एंड कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर, एक दूसरे के संभागिता से काम करेंगे। जी बिल्कुल। पल्लवी जी, आपके पास आऊंगा। सुप्रीम कोर्ट का जो आज का फैसला है, जो टास्क फोर्स का गठन किया गया, क्या इससे अब जो चीजें अभी तक जो दिक्कतें आ रही थी, परेशानियां आ रही थी ऑक्सीजन को लेकर कई सारे राज्यों को, अब वो दूर होंगी? जी जरूर। पल्लवी जी, आपके पास आवाज आ रही है हमारी? जी हाँ, आ रही। पल्लवी जी, सर पल्लवी जी से सवाल है मेरा। जी पल्लवी जी, क्या ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, किस तरह से देखते हैं आप? जी, मेरे ख्याल से इसमें सिर्फ ऑक्सीजन के बारे में बात नहीं हुई है, इसमें जो एसेंशियल मेडिसिन हैं उसके बारे में भी बहुत क्लियरली जस्टिस चंद्रचूड़ और जस्टिस शाह ने बोला है कि दवाइयों की, और एक डॉक्टर शेट्टी ने एक बहुत इम्पोर्टेंट जिसे कहते हैं कि एक मुद्दा उठाया था कि हम लोग डॉक्टर्स और नर्सेस की भी कमी इस वक्त महसूस करेंगे, आने वाले अगले चंद हफ्तों में भी उस कमी को महसूस किया जाएगा। तो इस ऑर्डर में इन्होंने बहुत क्लियरली टास्क फोर्स को कहा है कि आप किस तरीके से उस चीज को बढ़ा सकते हैं, उन नंबर्स ऑफ डॉक्टर्स को बढ़ा सकते हैं या उन नंबर्स ऑफ नर्सेस को बढ़ा सकते हैं। इसके ऊपर भी उनको कहा गया है कि वो अपना सुझाव दें।
ऑक्सीजन के ऊपर जो उन्होंने कहा है वो एसेंशियल इस सेंस में भी है कि शायद अगर केंद्र सरकार एक टास्क फोर्स बनाती तो हो सकता है कई सारे राज्य जो है उस पे अपना ऑब्जेक्शन देते कि ये इनको नहीं यूज करना चाहिए या इनको देना चाहिए, क्योंकि ये चीज सुप्रीम कोर्ट से आई है तो अब ये एक तरीके से एक लेवल प्लेइंग फील्ड हो गया है, सबके लिए बराबर है, वो नाम सबके लिए बराबर है और सबके लिए एक्सेप्टेबल है। तो इसमें कोई ऑब्जेक्शन रेज नहीं करेगा, क्योंकि जैसे कि सुनील कुमार सिंह सर ने कहा ये सारे के सारे दे आर मतलब रत्न है हमारे मेडिकल फ्रेटर्निटी के, और इन 10 लोगों ने जितना काम इस दौरान किया है, जो पैंडेमिक की स्थिति में हम लोग हैं, इनसे अब बेहतर शायद कोई और नहीं जान सकता कि इस ऑक्सीजन की जो सप्लाई की जो प्रॉब्लम है उसको किस तरीके से देखा जाए। और इसमें इन्होंने एक एसेंशियल जो पार्ट जो इस ऑर्डर का एक क्रक्स है वो ये है कि डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर इन्होंने कहा है कि एक साइंटिफिक मेथोडोलॉजी जो आपने कहा, एक साइंटिफिक तरीके से असर्टन किया जाएगा कि कितना ऑक्सीजन कहाँ पे किस क्षेत्र में किस स्टेट में चाहिए, और उसका डिस्ट्रीब्यूशन जो कि अभी हमने देखा था पिछले कुछ हफ्तों में कि डिस्ट्रीब्यूशन को लेके बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही थी, स्पेशली बॉर्डर्स पे जहाँ पे कि ट्रक्स रुक रहे थे या वो एसेंशियल सप्लाईज नहीं हो पा रही थी। आई थिंक ये एक टास्क फोर्स बन जाने से, इस टास्क फोर्स के गठित होने से ये जो दुविधाएं हम लोग को हर रोज सुनाई देती थी, अखबारों में दिखाई देती थी, आपके चैनल के माध्यम से सुनाई देती थी, ये सारी चीजें एक तरह से खत्म हो जाएंगी, एक स्मूथ लाइनिंग हो जाएगा। और जो थर्ड वेव की बात हो रही है, मुझे लगता है ये टास्क फोर्स एटलीस्ट उस थर्ड वेव को भी रोकने में या इफेक्टिवली उसको मैनेज करने में। प्रोसीजर की जो बात हुई, लॉन्ग टर्म के लिए आप क्या कर रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा भी था कि आपकी लॉन्ग टर्म पॉलिसीज क्या है, तो उसको देखते हुए भी ये जो टास्क फोर्स है ये इसके कई फायदे होंगे। पल्लवी जी, एक सवाल ये है कि न्यायपालिका को आगे आना पड़ रहा है, क्या जो हमारे देश के 4 स्तंभ कहे जाते हैं, 4 पिलर बोलते हैं, न्यायपालिका, कार्यपालिका, संसद और चौथा स्तंभ आपका मीडिया है, क्या जो बाकी 3 स्तंभ हैं मीडिया, संसद और कार्यपालिका, इन्होंने अपना काम जिम्मेदारी से नहीं किया? पिछले अगर 6 महीनों की बात करें, अगर वो जिम्मेदारी निभाई होती शायद ये ना देखने को पड़ता, क्योंकि अगर सरकार की बात करें वो बंगाल में चुनाव करा रही थी और देश के ज्यादातर मीडिया हाउस जो थे वो सब बंगाल चुनाव कवर कर रहे थे। अगर रीजनल चैनल की बात छोड़ दें, अगर जो बाकी जैसे हम हैं, हमने लगातार जितनी भी चीज़ें कोविड को लेकर थी, कोरोना की महामारी बढ़ रही थी, लोगों को इलाज नहीं मिल पा रहा था, हम दिखा रहे थे, लेकिन बाकी जो मीडिया हाउस था वो सिर्फ बंगाल चुनाव कवर कर रहा था, सरकार बंगाल को फोकस कर रही थी, और जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो बिल्कुल निरंकुश हो चुका था। तो कहीं ना कहीं ये विफलता है कि न्यायपालिका को आगे आना पड़ा है। देखिए, अक्सर अलग अलग जो स्तंभ जिसे आप कहते हैं, अगर कोई एक स्तंभ पीछे रह जा रहा है या वो अपना जो फंक्शन है या जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको नहीं कर पा रहा है, तो पल्लवी जी आपको रोकना चाहूंगा, वापस आपके पास आऊंगा इसी सवाल के साथ। इस वक्त आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं राघव चड्ढा कुछ कह रहे हैं, आपको सुनाते हैं। 488 से कुछ घंटे, कुछ दिन, कुछ समय तक अपनी गाड़ी खींच लेते हैं, लेकिन अगर 700 हमें रोजाना नहीं मिला तो एक बड़ी समस्या आ खड़ी हो जाएगी। तो फिर से एक बार हाथ जोड़ के विनती केंद्र सरकार से कि दिल्ली का हक 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन कृपया कर मुहैया कराइए। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। हम वापस आएंगे चर्चा पर। पल्लवी जी कुछ कह रही। पल्लवी जी, हम चाहेंगे आप अपनी बात कंप्लीट करें। जी, मैं ये बता रही थी कि जो अलग अलग स्तंभ हैं जिसके बारे में आपने अभी बोला, अगर कभी जैसे एक परिवार होता है, कुछ लोग पीछे रह जाते हैं, कुछ लोग आगे निकल जाते हैं, तो उसमें हमारी परिवार के हर सदस्य का काम होता है कि वो दूसरे इंसान को आगे लेके आए। अगर इसी तरीके से इस देश में अगर कोई विफल हो रहा है, कोई एक पर्टिकुलर स्तंभ अपना काम या अपना कर्तव्य नहीं निभा पा रहा है, तो शायद न्यायपालिका एटलीस्ट अपनी ये जिम्मेदारी समझ रही है और उस चीज को आगे लेके आ रही है। हमें शायद और ये चीज हमने अक्सर देखी है कि न्यायपालिका ने, कई बार लोग इसको जुडिशियल एक्टिविज्म का नाम देते हैं, लेकिन ये जुडिशियल एक्टिविज्म नहीं है, शायद वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी या अपने कर्तव्य को अच्छी तरीके से निभा रहे होते हैं। और अक्सर आप रोज की अगर कॉज लिस्ट उठा के देखेंगे सुप्रीम कोर्ट की, तो आप हमेशा देखेंगे कि जैसे आज शनिवार के दिन वेकेशन जहां पे सुप्रीम कोर्ट का शुरू हो चुका है, उसके बावजूद भी जस्टिस चंद्रचूड़ और जस्टिस शाह बैठे हैं, उन्होंने ये
ऑर्डर पास किया है। जो सॉलिसिटर जनरल हैं भारतवर्ष के वो अपीयर हुए हैं, बाकी बहुत बड़े बड़े वकील अपीयर होके उन्होंने ये इस कॉज को आगे लेके गए हैं। मेरे ख्याल से ये अगर हम विफलताएं छोड़ के ये देखें कि ये एक सफलता हमें मिल पाई है जहां पे पूरा भारतवर्ष और सरकार और जो राज्य सरकारें हैं वो सब मिलके काम कर सकती हैं। मुझे लगता है कि ये एक बहुत पॉजिटिव स्टेप है आगे के लिए। एटलीस्ट हम सब लोगों के अंदर जो एंजाइटी है इस बीमारी को लेके, कम से कम वो एंजाइटी थोड़ी सी कम हो सकती है। जी बिल्कुल। लेकिन पल्लवी जी, अगर बात करें पिछले कुछ समय की, लगातार सुप्रीम कोर्ट की तरफ से केंद्र सरकार को निर्देशित किया जा रहा था, ये तक कहा जा रहा था कि आप कोई किसी भी तरह से आपकी जो तरीके हैं और जो जिस तरह से आप व्यवस्थाओं को देख रहे हैं वो ठीक नहीं है, और कई बार ये भी कहा गया कि आप इसको ठीक करिए, आप कर क्या रहे हैं, और अवमानना तक मानी गई कि अगर आप इसको नहीं मानेंगे तो कोर्ट की अवमानना है। ऐसा पहले कभी नहीं देखा गया कि सुप्रीम कोर्ट इतना ज्यादा केंद्र सरकार को निर्देशित करे, लेकिन केंद्र सरकार उसको नजरअंदाज किया, जिसका नतीजा है कि आज जो टास्क फोर्स का गठन करना पड़ा। तो कहीं ना कहीं ये पहली बार है कि सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा लगातार केंद्र सरकार को लेकर। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे लगता है कि ये इस मामले में स्पेशली ऑक्सीजन सप्लाई को लेके जो हस्तक्षेप करना पड़ा, मेरे ख्याल से एक बहुत बेसिक चीज थी। ऑक्सीजन एक बहुत बेसिक चीज थी। मैं कुछ दिन पहले जो ये जस्टिस चंद्रचूड़ ने जो पिछला ऑर्डर दिया था उसमें उन्होंने कहा भी था कि बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने जिस तरीके से बॉम्बे में चीजों को संभाला था, आप उस बॉम्बे मॉडल को अडॉप्ट करने की कोशिश करिए। जो बॉम्बे मॉडल है, अगर आप इकबाल सिंह चाहल जी का इंटरव्यू पढ़ेंगे, उन्होंने कहा कि मैंने गवर्नमेंट यूनियन गवर्नमेंट को कितनी बार बोला कि आप हमारा मॉडल देखें, तो वो हमारा वो लोग मतलब जो ऑफिशियल्स थे वो हमारा मजाक उड़ा रहे थे या इस तरीके से। और उन्होंने ये भी कहा कि हमारा ये मानना है, जो बॉम्बे का मॉडल है वो ये है कि आप हॉस्पिटल बेड्स मत बढ़ाइए क्योंकि ऑक्सीजन अपने आप कम हो जाएगा, जो ऑक्सीजन अवेलेबल है वो खत्म हो जाएगा। ये आप उसी में उस अरेंजमेंट को ठीक करने की कोशिश करिए क्योंकि ऑक्सीजन। जी, सुप्रीम कोर्ट इसीलिए हर वक्त आगाज कर रहा था कि शायद सरकार जागे और शायद सरकार इस चीज को समझने की कोशिश कर सके। मुझे लगता है सरकार चलाने वालों की इसमें ज्यादा गलती थी। ब्यूरोक्रेसी जो हमारे यहाँ रेड टेपिज्म जैसे कहते हैं, वो शायद फाइलों में ही कहीं कैद होके रह जाती है और वो वहां तक नहीं पहुंच पाती है जहां उसका उचित जरूरत होती है। तो इसीलिए मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट ने हर बार, और जस्टिस चंद्रचूड़ ने तो हर बार ये चीज बोली है, हर बार सरकार को फटकार लगाया है, लेकिन शायद सरकार सोती रही, इसीलिए हम लोगों ने मेरे ख्याल से सरकार सोती रही, इसलिए जो सुप्रीम कोर्ट को दखलंदाजी करनी पड़ी। हमारे साथ वीएन त्रिपाठी जी हैं, पूर्व डीजीएमई हैं। वीएन त्रिपाठी जी, आपके पास आऊंगा। ये जो टास्क फोर्स का गठन किया गया है और जितने भी डॉक्टर्स की लिस्ट बनाई गई है उसमें दिल्ली के भी डॉक्टर्स हैं और आपके पश्चिम बंगाल के हैं, मुंबई के हैं, हरियाणा के, उत्तर प्रदेश का कोई भी डॉक्टर नहीं शामिल किया गया। क्या कहना है आपका इस पर? देखिए, ये बहुत ही स्वागत योग्य कदम है और मैं तो ये कहता हूँ कि सरकार के फेलियर को देखते हुए, क्योंकि मैं एक डॉक्टर भी हूँ और मैं यूपी सरकार का मुखिया भी रहा हूँ चिकित्सा शिक्षा का, तो शायद मेरे से मुझसे ज्यादा किसी को जब भी कोई मरीज तड़पता है ऑक्सीजन की कमी से, एडमिशन की कमी से, उसको अपने प्राण गंवाने पड़ते हैं, तो शायद एज ए डॉक्टर, एज ए पीडियाट्रिशियन मुझे दुख भी होता और दर्द भी होता है क्योंकि हमने हिपोक्रेट ओथ किया। ये बहुत ही स्वागत योग्य कदम है और ये सरकार की नाकामी, जैसा भी पल्लवी जी ने कहा और सुनील जी ने भी इशारा किया है, ये बिल्कुल है कि सरकार, माननीय सर्वोच्च न्यायालय बार बार कह रहा है, मैं क्या करूं, वो इंडिकेट कर रहा है, सब कुछ कह रहा है और क्या नहीं कहा उन्होंने, लेकिन शायद केंद्र सरकार की कोई मजबूरी रही होगी, मुझे तो ऐसा लगता। हाँ, संसाधन की कमी जरूर थी, हम इसके लिए बिल्कुल नहीं तैयार थे। बाय द वे, नीति आयोग के जो एक सदस्य हैं वो मेरे दोस्त भी हैं, वो पीडियाट्रिशियन में डॉक्टर बी के पाल, वो एम्स में थे, मैं यहाँ कानपुर में था, तो बाय द वे हमारी उनसे बात भी होती रहती है। तो उनका खुद कहना है कि डॉक्टर साहब, ऑफ द रिकॉर्ड उन्होंने बताया कि डॉक्टर साहब आपको 10 लोगों को चाहते आपने आमंत्रित किया, एकदम से 500 लोग आ जाए तो क्या होता। सरकार की दशा है वही है, हमारे पास प्लानिंग थी थोड़े लोगों की, इसके बाद अचानक जो ये वेरिएंट हुआ है डबल और ट्रिपल और बंगाल और तरह तरह के, मैं टेक्निकलिटी नहीं जाऊंगा, तो उसकी वजह से कहीं ज्यादा, यानी कि क्या बताएं आपको कि 1000 ऑफ टाइम
एकदम से इन्फेक्शन फैल गया, संक्रमण, और हम उसको संभाल नहीं पा रहे, हमारे पास व्यवस्था नहीं थी। आई एम सॉरी टू से, मैं सरकार का अंग रहा हूं, लेकिन सरकार की नाकामी अचानक इतने बड़े होने से मैं उसको स्वीकार करता हूँ। और कहीं ना कहीं सरकार के जो ये एडवाइजर्स हैं, जैसा कि अभी पल्लवी जी ने कहा कि ये ब्यूरोक्रेट्स जो हैं, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे यूपी के जो हैं, इनकी नीति और नियत तो कोई संदेह नहीं करता हूँ। शायद हमें जो 5-6 महीने का वक्त मिला था, अक्टूबर से लेकर के मार्च तक का, या सितंबर अक्टूबर के बाद, उसको हम बेहतर ढंग से समझ नहीं पाए। किंतु नीति आयोग ने सेकेंड लहर का जिक्र कई बार किया और ये कहा गया कि हम तैयार हैं। अफसोस है कि वो हालत क्या हो गई, कानपुर, लखनऊ, वाराणसी, आप लोग सभी जानते हैं, देखते हैं। एज ए डॉक्टर मैं संवेदनशील इसलिए हूँ कि मैं वही आपको बताया था कि मैं चिकित्सक भी, तो मैं देख पा रहा हूँ कि मेरे पास फोन आ रहे, डॉक्टर ये करा दो, वो करा दो, वो करा दो, मुझे माफी मांगनी पड़ रही है। कहीं न कहीं ऐसा लगता कि मैं कुछ जुर्म कर रहा हूँ। लोगों को उम्मीद है कि डॉक्टर त्रिपाठी ये करा देंगे। दूसरी चीज, कोवैक्सीन के ट्रायल का मैं अंग रहा हूँ कानपुर में। बिल्कुल, आपको वैक्सीन की जो शुरुआत हुई थी उससे शुरू से आप उससे जुड़े रहे, आपको काफी अनुभव है। जी जी, शुड आई कंटिन्यू? जी बिल्कुल। हाँ, तो मैं आपसे ये कहना चाहता था कि वैक्सीन में भी कहीं न कहीं थोड़ी ढिलाई हुई। माननीय प्रधानमंत्री जी ज्यादा अच्छी तरह जानते हो कि दुनिया भर के 50 से 60 देशों को हम बांट, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय एक तरह से क्या कहें, वो एक धर्म निभा रहे हैं, लेकिन शायद राष्ट्र धर्म अंतरराष्ट्रीय धर्म से बड़ा होता है। माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत योग्य हैं, अनुभवी हैं। शायद हमें वैक्सीनेशन में भी थोड़ा हम पीछे रह गए हैं, इसको मैं मानता हूं। मैं इस विषय पर ज्यादा नहीं जाऊंगा, हालांकि संयोगवश मैं कोवैक्सीन के जो कानपुर में फेज 2 और 3 का ट्रायल हुआ है, उसका मैं इन्वेस्टिगेटर भी था। वो बहुत ही अच्छी वैक्सीन है। शायद इसको और ज्यादा लोगों तक और पहले लगवा दिया जाना चाहिए था, जिससे कि आजकल जो निमोनिया, जो किलर निमोनिया हो रही है, वो शायद कम होती। हम संक्रमण को तो नहीं रोक पाएंगे वैक्सीनेशन से, लेकिन हल्का फुल्का संक्रमण होगा, लेकिन जानें बहुत बचाई जा सकती हैं। जी जी, डॉक्टर वीएन त्रिपाठी जी, आज एक राहत भरी खबर ये भी आई है कि अगर ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया की बात करें तो उन्होंने एक दवा को मंजूरी दी है, इसके ट्रायल में बहुत सफल ट्रायल हुए हैं, D2 डी ग्लूकोस। तो इसका ट्रायल जो है काफी सफल रहा। क्या इससे अब चीजें सुधरेंगी, लोगों को राहत मिलेगी? देखिए, मैं आपको बता दूं, ये कोविड-19 जो बीमारी आई, कल हम ये कहते हैं ये दवा सही है, बात देखिए, इसमें अभी भी ट्रायल चल रहे हैं। हमें कोविड-19 के बारे में 1% भी नहीं मालूम। हम डॉक्टरों को, प्रोफेसर को, रिसर्चर, मैं आपको क्या बताऊं, ये एक सिम्टोमेटिक सपोर्टिव ट्रीटमेंट है, और अभी तक कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट इस कोविड-19 के कॉम्प्लिकेशन के लिए नहीं है। हम सिम्टोमेटिक सपोर्टिव कर रहे हैं। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, इसका कोई जड़ से खत्म करने वाला स्पेसिफिक माकूल इलाज अभी उपलब्ध नहीं है दुनिया भर में। हथियार कम है, हम केवल सिर्फ ऑक्सीजन तरह नहीं यूज किया। ऑक्सीजन को ऑक्सीजन, मैं फिर कह रहा हूँ, ऑक्सीजन दवा की तरह होना चाहिए था। इतनी इंडस्ट्री हो जाती, फार्मा इंडस्ट्री हजारों है, क्या ऑक्सीजन इंडस्ट्री नहीं हो सकती? शायद कहीं पॉलिसी मेकर से भी चूक हो गई है, उसका खामियाजा हमारी जनता भुगत रही है। जी जी बिल्कुल। हमारे साथ ओपी मिश्रा जी भी हैं, बीजेपी नेता हैं। हम ओपी मिश्रा जी के पास आएंगे। ओपी मिश्रा जी और विनोद चतुर्वेदी जी भी जुड़ गए हैं, कांग्रेस विधायक हैं जालौन से। ओपी मिश्रा जी, आपके पास आएंगे। सुप्रीम कोर्ट को अब टास्क फोर्स बढ़ानी पड़ी है, क्या कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की विफलता नजर आ रही है? आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, आपकी आवाज आ रही है। आपको मेरी आवाज आ रही है? मेरा हाँ जी, आपकी आवाज भी आ रही सर। ओपी शर्मा बोलिए, ओपी मिश्रा नहीं। जी ओपी मिश्रा जी, आप ही से मेरा सवाल है, क्या ये जो सुप्रीम कोर्ट ने टास्क फोर्स का गठन किया है, क्या कहीं नहीं केंद्र सरकार की ये विफलता दर्शाती है कि केंद्र सरकार को ये काम करना चाहिए जो सुप्रीम कोर्ट कर रहा है? देखिए, आज देश और दुनिया में जो त्रासदी है, उससे लड़ने के लिए जितने भी लोग और जितनी भी संस्थाएं हैं, सब अपनी पूरी ताकत के साथ काम कर रही हैं। जब सुनामी आती है
तो सुनामी की प्रेडिक्शन तो होती है, लेकिन वो कितनी सीवियर होगी ये पता नहीं लगता है। तो ये जो वेव आई है, इस वेव में सरकार ने, लोगों ने, संस्थाओं ने जो तैयारी की थी वो कहीं ना कहीं कम पड़ गई। और आज जहाँ तक ऑक्सीजन की बात है, तो हम सब लोग, सरकार समेत, ये समझने में हम फेल रहे हैं कि हमें कितनी ऑक्सीजन चाहिए थी। एक सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है, हम डॉक्टर नहीं हैं, लेकिन देश में यदि कोई भी बड़ा हॉस्पिटल होता है तो क्या उसमें ये जरूरी नहीं है कि उसमें ऑक्सीजन प्लांट भी होना चाहिए। ये बात हमको अब ध्यान आ रही है जब हम इस त्रासदी से गुजर रहे हैं। तो ऑक्सीजन कुछ स्टेटों में होना, ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट की दिक्कत होना, तो ये सब चीजें जो अब सामने आई हैं, और मैं ये समझता हूँ जब सुप्रीम कोर्ट ने इसमें संज्ञान लेकर ऑडिट, किसी भी व्यापार, किसी भी कार्य को सुचारू ढंग से चलाने के लिए ऑडिट बड़ा जरूरी है। तो यदि ऑक्सीजन जैसी चीज के लिए सरकार के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से अगर इसकी ऑडिट होती है, तो मुझे लगता है इसका लाभ पूरे देश के लोगों को मिलेगा। और ये अच्छी चीज है, इसके अंदर कोई हार जीत या किसी की कमी या बेसी मैं नहीं समझता हूँ। ये एक अच्छा प्रयास है और इसका लाभ जो लोग ऑक्सीजन के बगैर। सर सवाल तो यही ना, प्रयास अच्छा है, लेकिन प्रयास सरकार द्वारा भी किया जा सकता था, क्योंकि जिस तरह से सेकंड वेव आई थी, लगातार मामले बढ़ते जा रहे थे, लेकिन आप तो बंगाल चुनाव में फोकस कर रहे थे। आप अपनी गलती नहीं मानेंगे? के बावजूद अपनी सरकार के द्वारा ही ये कार्य किया जा रहा है, और मैं समझता हूं कि इसका लाभ आने वाले 2-3-4 दिन में, अब डीआरडीओ ने जो नई तकनीक लाए हैं और विदेशों से भी बहुत चीजें आई हैं। सर मेरा सवाल कुछ और है, आप जवाब नहीं देना चाहते हैं। सर मेरा सवाल ये कि सरकार पहले तैयारी कर लेती, जिस तरह से लगातार मामले बढ़ रहे थे, महाराष्ट्र की बात करें, दिल्ली की बात करें, इस सरकार का फोकस तो बंगाल चुनाव था। सुनामी का क्या प्रकार रहेगा? ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद हम आपके पास वापस आएंगे और जो मेरा सवाल है उसका जवाब लेंगे। छोटे से ब्रेक के लिए चर्चा जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अगर आपकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो घबराएं बिल्कुल नहीं। जब तक डॉक्टर न कहे तब तक आपको अस्पताल में भर्ती होने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि आपके घर पर हो सकता है आपका सही और सुरक्षित इलाज। डॉक्टर की सलाह पर दी गई होम आइसोलेशन किट में रखी दवाइयां समय समय पर लेते रहें। आपको ऑक्सीजन के लिए जरा भी पैनिक होने की जरूरत नहीं। यदि 90 से नीचे ऑक्सीजन का सैचुरेशन आता है तभी हॉस्पिटल का रुख करें। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, कई कोविड के मरीज घर पर रह करके स्वस्थ हो चुके हैं। ऑक्सीजन लेवल 94 से कम होने पर भी घबराए नहीं। आप घर बैठे www.esanjeevaniopd.in पर डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं या हेल्पलाइन 104 पर कॉल कर सकते हैं। याद रखें, अधिकतर कोरोना संक्रमित लोग घर पर ही ठीक होते जा रहे हैं। अपना हौसला बनाए रखें। कोरोना को है हराना तो बिल्कुल नहीं है घबराना। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात करें, सुप्रीम कोर्ट ने आज टास्क फोर्स का गठन किया है, जिसको साफ निर्देशित किया गया है ये जो टास्क फोर्स है, जो ऑक्सीजन की उपलब्धता है, किन राज्यों को कितनी मिलनी चाहिए, इसकी पूरी मॉनिटरिंग करें। इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। हम वापस आएंगे। ओपी मिश्रा जी हैं बीजेपी से, उनके पास। ओपी मिश्रा जी, ब्रेक से पहले मेरा सवाल था कि सरकार अगर पहले से कोशिश करती तो क्या चीज़ें नहीं सुधर सकती थी?
सुप्रीम कोर्ट को आगे ना आना पड़ता? आप सुन रहे हैं या केवल बोल ही रहे हैं? आपकी आवाज आ रही है, आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए। मेरा नाम ओम प्रकाश शर्मा है, मैं आपको 5 बार कहता हूं। सॉरी सर, ओम प्रकाश शर्मा जी। जी शर्मा जी बताइए क्या कह रहे हैं? जी शर्मा जी अपनी बात कहिए। बताइए क्या कहना है? सर सवाल यह है कि अगर सरकार अगर पहले से ठीक से काम करती, जिस तरह से कोरोना ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा था, चाहे दिल्ली की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, यूपी की बात करें, लेकिन सरकार का फोकस तो सीधे बंगाल चुनाव था। देखिए, कहीं ना कहीं चीजों को आंकने में, आकलन करने में कहीं ना कहीं दिक्कत रही है। ये बहुत बड़ा देश है। चुनाव जब चालू हो चुका था, चुनाव का प्रोसेस, उसके बाद विकराल रूप हुआ है। अगर ये विकराल रूप कहीं पहले आभास होता तो मुझे लगता है ये सारी चीजें नहीं होती। तो केवल आज समय किसी को कोसने का नहीं है, आज समय ये है कि लोगों तक ऑक्सीजन, वैक्सीन, दवाई त्वरित मात्रा में पहुंचे। इसके लिए DRDO भी लगा हुआ है, ITBP भी लगी हुई है। देश के जितने भी लोग हैं, सभी लोग इस कार्य में अपनी क्षमता के हिसाब से लगे हैं। और अब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑडिट का जो सिस्टम बनाया है, मुझे लगता है उससे चीजें आने वाले 1-2 दिन में चीजें, खास तौर से ऑक्सीजन के मामले में हमारी चीजें सामान्य हो जाएंगी, ऐसा मुझे विश्वास है। सर माननीय सुप्रीम कोर्ट तो लगातार निर्देशित करती आई सरकार को, इसके पहले भी कई बार सरकार को जवाब तलब किया, लेकिन सरकार की जो रवैया था वो इतना अलग था कि उसको अब इस टास्क फोर्स का गठन करना पड़ा। हम जवाब ले लेते हैं। हमारे साथ विनोद चतुर्वेदी जालौन से हैं, कांग्रेस विधायक हैं। विनोद जी, कितना सहमत हैं आप OP शर्मा जी की बात से? सहमत है, अच्छी बात है अगर कर दिया सर। शर्मा जी को तो ये होना चाहिए कि शर्मा जी को तो वो वकालत करना ही है। आप बताइए, जब अमेरिका में और यूरोप कंट्री में दूसरी वेव आ रही थी तो पता नहीं था कि दूसरी वेव आएगी हिंदुस्तान में? क्या ये जानने की बात नहीं थी? नहीं, आप उसको ये बता सकते थे वो इतनी सीवियर होगी? अरे बिल्कुल, जब वहां हो रही थी अमेरिका में और यूरोप कंट्री में, विश्व में हो रही थी, तो तुम्हारे यहाँ नहीं? हमारे यहाँ 2 वैक्सीन तैयार हो गई। OP शर्मा जी, उनको अपनी बात कंप्लीट करने दीजिए। जब आप बोल रहे थे वो नहीं बोल रहे थे, और सेकंड वेव की बात आप कर रहे हैं, तो क्या सीरियस होगी? क्या आपकी तैयारी नहीं होनी चाहिए? अब तो थर्ड वेव का भी अंदाजा है कि थर्ड वेव भी आ सकती है। विनोद चतुर्वेदी जी अपनी बात पूरी कीजिए। ऐसा है शर्मा जी, ये मानवता का बहुत बड़ा खेल है। आप ये तो समझो, कहाँ है वैक्सीन? इन जिलों में जहां लोग जा रहे हैं और वैक्सीन है नहीं। आपने 1 तारीख से कहा था 18 वर्ष वालों को लगेगी, अभी तक आज क्या तारीख हो गई? आज 9 तारीख हो गई, किसी जिले में नहीं लग रही। तो आप बाहर तो भेज रहे थे 135 करोड़ का देश, आप जिसके मालिक बने बैठे हैं कि हमने सत्ता पावर पा ली है, तो आपको भी तो होना चाहिए कि 135 करोड़ में हमें क्या जिम्मेदारी है। देश की जनता ने अगर आपको बैठाला था, आपको जिम्मेदारी दी थी, तो क्या जनता का खेल है कि आज मर रही है सड़कों पर? ऑक्सीजन नहीं है। मैं आपका जवाब दूं? जी दीजिए। देखिए, कोविशील्ड जो वैक्सीन है, हाँ, वो इंग्लैंड के एस्ट्राजेनेका के साथ हम लोग केवल उसको बना रहे हैं, वो हमारी नहीं है। और उसका एक करार है, उस करार के अनुसार हम जितनी बनाएंगे उसका एक खास परसेंटेज हम रख सकते हैं। अरे भाई, जो पेरेंट कंपनी है उसको देनी पड़ेगी। सर कोवैक्सीन तो आपकी है। बात सुनते नहीं है ना शर्मा जी, एक बात सुन लीजिए। आप सुनेंगे बोलेंगे। आप बताइए कि आप बता रहे हैं कि सुनो, आपकी कालर ट्यून है, ट्यून है जिसमें ये शर्मा जी आपके पास वापस आएंगे। विनोद जी को अपनी बात कंप्लीट करने दी, उसके बाद आपसे जवाब लेंगे। विनोद जी अपनी बात कंप्लीट कीजिए। आप बोल चुके तो मैं बोलूं? आप बोलिए। नहीं, आप पूरा बात सुन चुके मेरी। आपकी कॉलर ट्यून बोल रही है। आपके हिंदुस्तान में आप किसी को फोन लगाइए, वो बोलती है कि दोनों हिंदुस्तान की वैक्सीन है, इन पे विश्वास करिए। आपने तो सुना होगा, आप किसी को लगाते होंगे तो उस पर खुद ही आ रही होगी। इन सवालों का मेरे पास जवाब नहीं है जो सवाल आप पूछ रहे हैं। टू दी पॉइंट अगर बात करेंगे तो बात समझ में आएगी। पूरी दुनिया को पता है एस्ट्राजेनेका इंग्लैंड की कंपनी के साथ मिलकर हम केवल बना रहे हैं, हम उसके जनक नहीं हैं। हम केवल वैक्सीन के जनक है, कोविशील्ड हमारी नहीं है। का पूरन वाला है। सर कोवैक्सीन की जनक कोवैक्सीन ही दिलवा दीजिए ना। कोवैक्सीन भी तो नहीं मिल पा रही लोगों को, आपको बाकी देशों से वैक्सीन मंगानी पड़ रही है।
आप यदि लगातार बोलेंगे मैं नहीं बोल पाऊंगा। शर्मा जी अपनी बात कहिए, पूरी कहिए अपनी बात। देखिए, कोवैक्सीन हमारी है जी जी, कोविशील्ड हम इंग्लैंड की एस्ट्राजेनेका की बना रहे हैं, उसके साथ हमारा करार है। 1% हम रखेंगे, बाकी उसको देनी पड़ेगी। एक बात। दूसरी बात, बड़ा दुर्भाग्य है, जब हिंदुस्तान के अंदर वैक्सीनेशन का काम चालू हुआ उस वक्त लोगों ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। बहुत सी वैक्सीन बेकार गई, और वैक्सीन उस वक्त प्रोडक्शन से जितनी प्रोडक्शन थी, डिमांड उससे कम थी, इसलिए उस वक्त एक्सपोर्ट भी हुई। लेकिन जैसे जैसे स्थिति बदली, और ये जो 18 साल से लेकर 44 साल तक की आप बात कर रहे हैं, तो ये अलग अलग लोगों की अलग अलग राय है। पहले 60 से ऊपर की बात थी, फिर 45 से 60 की बात हुई, अब 18। तो सवाल ये, जितनी हमारे पास शर्मा जी, सवाल तो ये भी है ना कि जब आपके पास प्रोडक्शन हो रहा था तो आप बाकी देशों को एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। क्या आपको नहीं लगता था सेकेंड वेव आने वाली है और हमें ज्यादा जरूरत है, बाद में आपने एक्सपोर्ट रोका? भाई, आपको सपना आ रहा होगा, मुझे तो सपना नहीं आया था। तो नहीं तो बाकी देशों में तो थर्ड वेव भी आ चुकी है, तो आपको थर्ड वेव का भी सपना नहीं आएगा कि आप वो निश्चिंत है कि थर्ड वेव नहीं आने वाली है, ऐसा आप कहेंगे? आपको तैयारी तो करनी चाहिए ना सरकार को। आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं दूसरे देशों में वैक्सीन, आपके खुद के घर में वैक्सीन नहीं है। अगर आपकी गलती है तो आपकी पार्टी को स्वीकारना चाहिए ना, हमसे गलती हुई। स्वीकारते क्यों नहीं आप लोग? तो है नहीं, आप केवल आलोचना करने के लिए। आलोचना नहीं कर रहा हूं सर, मैं फैक्ट पे बात कर रहा हूं। आपने वैक्सीन एक्सपोर्ट की कई कंट्रीज को, क्या वो करना उचित था? आप ये बताइए। गलत कर रहे हैं आप, जो कह रहे हैं तो दूसरे की सुनिए बात। हाँ, आप अपनी बात कहिए, आप सवाल का जवाब दीजिए। भाई, आप ही बोल लो, या तो नहीं सर, आप अपनी बात कहिए। केवल आप ही बोलिए। नहीं, आप बोलिए सर, कि अगर मैं गलत हूं तो आप बताइए ना मैं गलत हूं। अरे भाई, या तो बोलने दो। जी जी, बीच बीच में क्यों बोलते हैं फिर आप? जब हिंदुस्तान में वैक्सीनेशन का काम चालू हुआ, सरकार ने पूरे उससे कहा सभी लोगों को लगवानी चाहिए। आज भी हिंदुस्तान में 60 साल से ऊपर के लोगों को पूरी वैक्सीनेशन नहीं लगी है, तो लोगों ने इसको बहुत हल्के में लिया। सभी लोग, सरकार से लेके पब्लिक तक, ये समझ रही थी कोरोना चला गया। तो इसलिए जो वैक्सीनेशन का काम चालू हुआ, उस वक्त हमारी जितनी प्रोडक्शन थी, हमारी डिमांड उससे कम थी, इसलिए वो एक्सपोर्ट हुई। आज एक्सपोर्ट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आज जब हमने 18 साल तक के लिए खोल दिया है, हर चीज समय के अनुसार, चीजें, नीति रीति सब बदलती है। आज ऑक्सीजन का जो मामला है, पिछले 10-15 दिन देश में बड़ी त्रासदी हुई, आज उसके अंदर चीजों में सुधार है, और मुझे लगता है आने वाले 2-3 दिन में ऑक्सीजन की दिक्कत हिंदुस्तान के किसी कोने में नहीं रहेगी। तो सवाल ये, दिक्कतें हुई है, कहीं ना कहीं चीजों के आकलन में कमी रही है, तभी ये त्रासदी को पूरा देश और दुनिया और हम सब लोग झेल रहे हैं। लेकिन हमारा काम ये है कि लगातार उसमें सुधार करें, जिससे कि देश में लोगों को इस त्रासदी से मुक्ति मिले। केवल दोषारोपण करने से तो दुनिया चलेगी नहीं। आज डीआरडीओ ने आगे बढ़कर हॉस्पिटलों में लगाकर, ये भी तो डीआरडीओ ने जो किया है, ये इंडिजीनियस हमारी वो है। तो आज जो कुछ हम कर रहे हैं, इसका आने वाले 2-4 दिन में लोगों को इसका लाभ मिलेगा। जब भी कोई सुनामी, तूफान, ज्वालामुखी या इस प्रकार की एपिडेमिक होती है, उसका कितना सीवियर इफेक्ट होगा, इसको अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से गेज करते हैं। इसका कोई कैलकुलेटिव 2 दूनी 4 गणित नहीं है। तो इसको समझने में कहीं ना कहीं दिक्कत रही है। ये एक मानवीय भूल है, और मैं ये समझता हूँ इसका सुधार हम सबको मिलकर करना चाहिए। धन्यवाद। सबको मिलकर सुधार करना चाहिए। हम वापस आएंगे डॉक्टर वीरेंद्र त्रिपाठी जी के पास। डॉक्टर वीरेंद्र त्रिपाठी जी, जैसे कहा जा रहा है फर्स्ट वेव आई थी, अब सेकेंड वेव चल रही है, अब सेकेंड वेव के बाद थर्ड वेव का भी अंदेशा है, क्या उसके लिए हमारे पास तैयारी है? कितना तैयार है हम? त्रिपाठी जी, आपकी आवाज नहीं आ रही, हम चाहेंगे आप उसको, जो फोन है उसको अनम्यूट कर दें ताकि आपकी आवाज हमारे तक पहुंच सके। आवाज आ रही? जी सर, आ रही है। हाँ जी, तो मैं कह रहा था कि अंतरराष्ट्रीय जो रिसर्च है और जो बड़े बड़े रिसर्च सेंटर्स हैं इन्फेक्शियस डिसीज, जैसे सीडीसी अटलांटा यूएस में है, इन सबका है कि इस तरह के जो वायरल इन्फेक्शन है, इनकी वेव्स आती है। जैसे आया, कुछ दिन रहा, पीक पे गया, फिर धीरे धीरे कम हो गया, फिर 2-4 महीने बिल्कुल नॉर्मल, क्या कहें, जो बिल्कुल नीचे प्लेटू बन गया, और फिर अचानक बढ़ने शुरू हो जाते हैं। उसका कारण है कि लोगों का जो बिहेवियर है, जो सामाजिक बिहेवियर है, वो सब हम पार्टियां शुरू कर दी,
हमने हर जगह वो करना शुरू कर दिया, हमने वैक्सीनेशन में कमियां निकाल दी। आप देखते जाइए, हमने कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखी, हमने मास्क फेंक दिया, तो क्या हुआ उसका नतीजा आपके सामने। हाँ, थर्ड वेव, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि थर्ड वेव की संभावना 99% है। और ऐसा में मुझे लग रहा है जो हमारे और कोलीग हैं दूसरे सेंटर, बेंगलोर, बॉम्बे या दिल्ली में, उनका भी मानना, ICMR का भी मानना, WHO का भी, कि सितंबर के आसपास थर्ड वेव आ सकती है। और वो कैसी होगी उसका आकलन अभी से हम ये नहीं कर सकते हैं कि इससे ज्यादा संक्रामक होगी या लंग पे सीधे अटैक करेगी, किलर होगी 1 to 2% में, ऑक्सीजन कितनी डिमांड बढ़ जाएगी। हाँ, अब हमारी तैयारी बेहतर है, जैसा कि अभी शर्मा जी ने बताया, हम वास्तव में तैयार नहीं। सरकार की तरफ से कहीं न कहीं कुछ चूक हुई है, इसको मानना चाहिए और उसको दूर करना चाहिए। अब DRDO, सरकार, पूरा तंत्र लगा हुआ है, कॉर्पोरेट सेक्टर, हमें उम्मीद है कि विद इन अ वीक ऑक्सीजन की दिक्कत हर जगह खत्म हो जाएगी। अभी शर्मा जी ने कहा था कि बड़े बड़े अस्पताल खोल लिए जाते हैं, ऑक्सीजन नहीं। मैं शर्मा जी को बता दूं, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स में एक लिमिटेड लोगों के लिए एक अपना जितनी बेड्स होती हैं उसके हिसाब से, ICU बेड्स के हिसाब से हमारी ऑक्सीजन रखी जाती है। लिक्विड ऑक्सीजन का प्लांट भी लगाया जाता है, लेकिन इतने ज्यादा मरीज जिसमें कि जो भी भर्ती हो रहा है उसको ऑक्सीजन की जरूरत, और थोड़ी नहीं, 50-100 लीटर पर मिनट। आप सोचिए, तो वास्तव में ये डिमांड सप्लाई का क्वेश्चन हो गया। जैसा कि मैंने कहा था, 5 लोगों को चाय पे हमने बुलाया, अचानक 100 लोग आ गए, हमारी व्यवस्था फेल हो गई, हम स्वीकार करते हैं जी। तो तीसरी लहर के लिए हम तब तैयार होंगे अभी, क्योंकि काफी हमारे साइंटिस्ट लोगों ने कहा है, और मेरा भी अपना है एज ए साइंटिस्ट, एज ए डॉक्टर, एज ए प्रोफेसर, कि तीसरी लहर आएगी। ऐसा आकलन है कि सितंबर में के करीब इसको आना चाहिए। जी, काफी जो हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं बाकी कंट्रीज के, उनका भी कहना है तीसरी लहर आएगी, और उसका टाइम जो बताया जा रहा है सितंबर अक्टूबर बताया जा रहा है। एक बड़ा सवाल वीरेंद्र त्रिपाठी जी ये है कि जैसे कहा जा रहा फर्स्ट वेव जो थी उसमें सीनियर सिटीजन्स जो थे, बुजुर्ग लोग, उनको निशाना बनाया इस कोरोना ने, और सेकेंड वेव में यूथ को बहुत ज्यादा इफेक्ट किया है। ये क्या अब ये कहा जा रहा है थर्ड वेव बच्चों के लिए बहुत खतरनाक है, तो बच्चों के लिए हम कितना तैयार हैं? क्या हमारे पास बच्चों के लिए डॉक्टर हैं, बच्चों के लिए बेड है, बच्चों के लिए जो इक्विपमेंट्स होने चाहिए वो चीजें हैं? जो आकलन है, जो एक संभावना है, और यंग पॉपुलेशन यानी कि बच्चे और टीनेजर, यानी कि ये जो अंडर 20 जो हमारे लोग हैं, जिसमें बच्चे और किशोर हैं, ऐसी संभावना है उनमें ज्यादा। कारण म्यूटेशन में फिर आपसे कह रहा हूँ, डबल म्यूटेशन, ट्रिपल म्यूटेशन जो हो रहा है, ये वायरस बहुत बहुरूपिया है। और मैंने क्या कहा था, डॉक्टरों को, पॉलिसी मेकर्स को, साइंटिस्ट को इस वायरस के बारे में ज्यादा मालूम ही नहीं, मतलब दुश्मन के बारे में हमें पूरा मालूम नहीं, इसलिए हमारी कैजुअलिटी और हम एक तरह से थोड़ा फेल हो गए थे। लेकिन अब स्थितियां सुधर रही हैं और अब हम जो थर्ड हमारी लहर जो एक्सपेक्टेड है उसके लिए बेहतर रूप से तैयार हैं। और हो सकता है कि 18 से 44 वाला हमारा ग्रुप है, इसके बाद हम इसको 5 से 18 भी कर दें। ऐसा हमारे पॉलिसी मेकर, हमारी जैसे नीति आयोग के प्रोफेसर जितपाल साहब से बात हुई है, उन्होंने भी कहा कि 18 से 44 के बाद नेक्स्ट हमारा वो है फॉर द थर्ड वेव, कि हम 5 से 18 साल के बच्चों को भी वैक्सीनेशन शुरू करते हैं। लेकिन सर सवाल ये है कि अगर हम अमेरिका की बात करें तो उसने बच्चों की वैक्सीन बना ली है, और कनाडा की बात करें वहां तो मंजूरी मिल गई है कि आप बच्चों को वैक्सीन लगा सकते हैं। क्या भारत में अभी तक ट्रायल शुरू हुए हैं इसको लेकर? जी जी जी, इसमें ट्रायल शुरू हुए हैं, और एक खुशी की बात है तो नेजल रूट से भी जो ये हमारे भारत बायोटेक की है कोवैक्सीन, इसका भी ICMR ने परमिशन दे दी है और उसकी ट्रायल शुरू हो गई। तो एक और एक खुशी की बात है कि नाक से सुई नहीं लगेगी, नेजल स्प्रे की तरह हम उसको दे देंगे तो बहुत इजी हो जाएगी, इंजेक्शन में कोई झंझट नहीं। बच्चों में क्लिनिकल ट्रायल शुरू हो गए हैं और हो सकता है कि 6 वीक्स में या अराउंड 6 to 8 वीक के अंदर बच्चों में भी इनकी सेफ्टी और एफिकेसी के बारे में स्पष्ट आंकड़े आ जाएंगे। और हमें उम्मीद है कि 2 या 3 महीने बाद बच्चों में भी जो 18 साल से छोटे हैं उनमें भी इस वैक्सीन का यूज शुरू हो जाएगा, जिससे कि हम थर्ड लहर से बच सकते। बिल्कुल, हम उम्मीद करते हैं कि बच्चों की वैक्सीन का जो ट्रायल पूरा हो जाएगा, बच्चों को भी वैक्सीन मिल पाएगी। हाँ, सुनील जी आपके पास आएंगे।
सर, सुप्रीम कोर्ट ने आज जो फैसला लिया, हम सहमत हैं, खुशी है, अच्छा फैसला है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का अगर पिछले कुछ दिनों से सुप्रीम कोर्ट के फैसले को देखा जाए तो लगातार सुप्रीम कोर्ट दिल्ली को लेकर बहुत फोकस था कि दिल्ली को ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। लगातार वो केंद्र सरकार से सवाल कर रहा था दिल्ली को ऑक्सीजन मिले। क्या सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी नहीं है कि जो बाकी राज्य हैं, चाहे महाराष्ट्र की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, वहां के लिए भी सुप्रीम कोर्ट को संगीन होना चाहिए? 100% सुप्रीम कोर्ट, केरल से लेके कन्याकुमारी, बंगाल से लेके राजस्थान, सुप्रीम कोर्ट की निगाह हर जगह है। और सुप्रीम कोर्ट अभी जो 4 स्तंभ है उसमें सर्वोच्च स्तंभ है, सबके बराबर है। और सुप्रीम कोर्ट का परफॉर्मेंस पहले दिन, जिस दिन इसकी स्थापना हुई, आज तक बेस्ट परफॉर्म सुप्रीम कोर्ट ने किया है। हर मुद्दे पे, पॉलिटिकल, रिलीजियस, सोशल, मेडिकल, हर जगह सुप्रीम कोर्ट को जब जरूरत समझ में आई है, सुप्रीम कोर्ट ने एक मेथड बनाया है, लोगों को इन्वॉल्व किया है। और अभी जो था दिल्ली में, चूंकि अभी हमको, हमारे 2 तरह के साइट होते हैं, एक पास की दृष्टि, एक दूर दृष्टि। अभी जब हम आंख खोलते हैं तो सबसे पहले जो मेरे सामने है वो दिखता है। ऐसा कतई नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट केरल को नहीं देख रहा, सुप्रीम कोर्ट एनईआर को नहीं देख रहा, या सुदूर में कहीं दूसरे शहर को नहीं देख रहा, सबको देख रहा है। अभी दिल्ली में बहुत भयावह स्थिति हो गई कि दिल्ली, मुंबई और कुछ शहर में इसने बहुत सीरियस अपना स्वरूप पकड़ लिया था, इसलिए फोकस उसमें था। और ये मुकदमा दिल्ली हाईकोर्ट से होकर के आया, दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश था, वहां कंटेम्प्ट की सिचुएशन बन रही थी। भारत सरकार सुप्रीम कोर्ट के पास आई, सुप्रीम कोर्ट ने सबकी बातों को सुना। भारत सरकार के प्रतिनिधि, हमारे विद्वान सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया जो हैं, उन्होंने अपनी सहमति दी कि इस तरह की एक समिति बनेगी, हम उनकी राय से चलेंगे। और ये भारत सरकार की सहमति से ये कुछ हुआ है। ये जो समिति है, ये भारत सरकार के प्रतिनिधि जो मेडिकल सेक्रेटरी और ये है, इन डिपार्टमेंट्स को एडवाइस करेगी और ये दोनों मिलकर के चलेंगे। और एक चीज और इसमें रह गई, ये सिर्फ सिलेंडर का मामला नहीं है। ये जो कमेटी बनाया गया है, मैं फिर से कह रहा हूँ, जो विद्वान डॉक्टर्स के वरिष्ठ, प्रसिद्ध, सुविख्यात, ये लोग, जैसा कि हमारे प्रोफेसर त्रिपाठी साहब कह रहे थे कि ये काम कर रहे हैं और इनकी तरह विद्वान लोग हैं, इन लोगों को इसका मुद्दा यह भी है कि आगे इसका स्वरूप क्या होगा उसको भी देखना है, दवाइयों को किस तरह लेना देना, इसके बहुत, जैसा कि पल्लवी ने भी कहा, इसका बहुत वास्ट एरिया है। फोकस अभी है ऑक्सीजन पर, इसके बाद एक रेमडेसिविर या इस तरह के इंजेक्शन उसका। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, नहीं दूंगा तो गलत मैसेज, क्योंकि हम समाज में हैं, आपने हमको समाज से उठाया इस पे बात करने के लिए, मेरा लीगल एक्सपर्टीज है, ठीक है। बनारस का एग्जांपल लेता हूँ, जब इस तरह का हाहाकार मचा कि इंजेक्शन खत्म हो गया, उस वक्त भारत सरकार का एक पॉलिसी थी, जैसा कि हमारे एमएलए साहब ने, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि जी ने कहा, शर्मा जी ने, हमारा एक करार था, कुछ बाहर भेजना था, कुछ अंदर रखना था। ज्यों हाहाकार मचा, तुरंत भारत सरकार ने निर्णय लिया, उन दवाओं को बाहर भेजने से रोका। और बनारस के मैं डीएम को आपको एग्जांपल देता हूं कि उन्होंने बहुत ही सूझबूझ से तुरंत सारे मामले को अपनी निगाह में लेकर के उस दवा को कैसे बांटना है, इस हॉस्पिटल में कितने बेड हैं, कितनी आईसीयू है, कितना चाहिए, सब चीज को उन्होंने मॉनिटर किया। हम आपके चैनल के माध्यम से उनकी पूरी पूरी प्रशंसा करेंगे और दूसरे लोगों को कहेंगे कि उनसे सीखिए। सरकार में कुछ लोग बहुत अच्छे होते हैं, कुछ सामान्य होते हैं और कहीं कुछ गलतियां भी होती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कभी भी देश को नेग्लेक्ट नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट हर मुद्दे पे, मैं पिछले 31-32 साल से सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मैं तीसरे जनरेशन का वकील हूँ। मुझको अपनी संस्था, अपनी वकालत और सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्र में, बड़ा राष्ट्रवादी हूँ और मैं निष्पक्ष हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने इस वक्त बहुत सही किया। हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो प्रतिनिधि हैं, उन्होंने माना कि आकलन करने में कमी हुई, पर देखिए, निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटीर छवा। क्रिटिसिज्म को भी हम लेते हैं, लेकिन बियॉन्ड ए पॉइंट किसी को भी क्रिटिसिज्म करने से अभी कुछ नहीं मिलेगा। अभी हम सबको, वी द पीपुल ऑफ इंडिया, एक घेरा बनाकर एक साथ, एक निशाना, एक काम, कि कैसे जल्दी से जल्दी, हम लोग की उम्र मान लीजिए 50-55 है, किसी की 60-70। आप जो अभी डॉक्टर त्रिपाठी ने कहा, जो अब हम लोगों को तीसरे वेव, बच्चे जो फ्यूचर है, जो राष्ट्र के भविष्य हैं, जो गांव में, हम लोग गांव की भी नहीं बात कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ दिल्ली, बॉम्बे, बनारस की बात कर रहे हैं। गांव में जाना है, गांव में काम करना है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई है, उसका सब्जेक्ट बहुत वास्ट है। ऑक्सीजन और सिलेंडर नियंत्रण, चूंकि ये अभी हाई प्रायोरिटी पे है, इसलिए ये हेडिंग बन गया।
अब इस कमेटी के नीचे फर्दर 3 मेंबर्स की कमेटी है जो हर स्टेट की होगी, जिसमें कि सरकार के सेक्रेटरीज भी होंगे। ये लोग इनको रिपोर्ट करेंगे, फिर ये सारे लोग गवर्नमेंट को सलाह देंगे, दोनों की सलाह से चलेगा और अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट इसको मॉनिटर करेगी। और ये कमेटी अभी फिलहाल जहां तक हमने देखा है 30 पन्ने का जजमेंट है, 6 महीने तक ये कमेटी अभी रहेगी, उसके बाद अगर जरूरत हुई तो आगे भी चलेगी। सुप्रीम कोर्ट इज परफॉर्मिंग सुपर वेल, बेस्ट। सुप्रीम कोर्ट बहुत अच्छा कार्य कर रही है। और एक चीज आप लोग आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा, हमारे कितने जो रजिस्ट्री के स्टाफ होते हैं, जो वर्कर होते हैं, जो फाइल लाते हैं, जो फाइल को लगाते हैं, जो लिस्ट बनाते हैं, कितने लोग इसमें बीमार हुए, कितने तकलीफ हुई, कितने की मृत्यु हुई, जजेस इससे अफेक्टेड हुए काफी, और कई लॉयर, हमारे लॉयर कम्युनिटी सुप्रीम कोर्ट में यंग लॉयर्स चले गए। तो हम लोग अभी बहुत कठिन दौर से गुजर रहे हैं, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो या मेरा भारतवर्ष हो या मेरा गांव हो, सब संकट के आपत्तिकाल परखिए चारी, धीरज धर्म मित्र रुनार। धीरज और धर्म को रखिए, क्रिटिसिज्म जरूर होना चाहिए। एक लोकतंत्र की बहुत स्वस्थ परंपरा है। ज्वाइंट हिंदू फैमिली या ज्वाइंट फैमिली में भी जो घर का कर्ता होता है, अगर जब वो विजय का श्रेय उसको लगता है तो पराजय का श्रेय भी उसको लगता है। तो हम सरकार की वकालत नहीं कर रहे हैं, जहां जो सही है वो सही है, जो गलत है गलत। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सही है, जो गलत है वो गलत है, बिल्कुल। हाँ पल्लवी जी, आपके पास आना चाहूँगा। हाँ, हम सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं, हम उस पर सवाल बिल्कुल नहीं उठाते, लेकिन अगर बात करें कि हाई कोर्ट की, अगर हाई कोर्ट का कोई मामला सुप्रीम कोर्ट जाता है, अगर हाई कोर्ट कोई आदेश करता है उस राज्य के परिप्रेक्ष्य में, उस राज्य में क्या ज़रूरतें हैं, क्या आवश्यकताएं उसको लेकर, तो क्या सुप्रीम कोर्ट को ये नहीं होना चाहिए कि वो जो हाई कोर्ट है राज्य, तो उसकी बात को माने और जो उसके खिलाफ जो गया है उसको डिनाई कर दें? जी, इस सवाल का एक्चुअली जवाब मैं संदर्भ मैं बता दूं किस संदर्भ में मैं बात कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट का जो आदेश था कि यूपी में 5 जिलों में लॉकडाउन लगा दिया जाए, और जो यूपी सरकार है वो सुप्रीम कोर्ट चली जाती है, और बहुत सारे लोगों के मन में डाउट रहता है कि अब राज्य सरकार गई है और उसके फेवर में फैसला चला जाएगा। ऐसा लोगों के मन में डाउट रहता है। मैं किसी तरह का सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कोई सवाल और प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहा। जी, मैं आपका जवाब देना चाहूंगी इस मामले में। ये मामला एक्चुअली शुरू कहाँ से हुआ था, अगर आप ये देखें, जो पहला पिटिशन फाइल हुआ था वो एक सुओ मोटो केस था, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद सुओ मोटो स्टार्ट किया था, जिसमें कि जितने भी हाई कोर्ट्स थे, अलग अलग हाई कोर्ट्स, उनके सारे केसेस को जो उस समय के चीफ जस्टिस थे, जस्टिस बोबडे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत ला दिया था। उसमें मेरा भी एक केस था, जो कि जहाँ पे मैं केरला को रिप्रेजेंट कर रही थी, केरला के एक डॉक्टर को रिप्रेजेंट कर रही थी, जिन्होंने बेसिकली ये कहा था कि जो वैक्सीन है उसका एक प्राइस निर्धारित होना चाहिए, क्योंकि हम लोग उस पीरियड में देख रहे थे कि वैक्सीन की जो प्राइसेस थी वो ऊपर नीचे हो रही थी। कहीं 650 रुपए सीरम इंस्टीट्यूट बोल रहा था, कहीं 350 रुपए की बात हो रही थी। तो ये पहला केस था। उसी दौरान दिल्ली हाई कोर्ट में रेगुलरली हर रोज ये केस चल रहा था, जो कि ऑक्सीजन को लेके स्पेसिफिकली चल रहा था। तो जब ये केस, क्योंकि जस्टिस चंद्रचूड़ के सामने ऑलरेडी चल रहा था, उन्होंने 2 लोगों को, जो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, जयदीप गुप्ता सर और मीनाक्षी अरोड़ा मैम, इन लोगों को अमाइकस क्यूरे अपॉइंट किया था कि ये लोग सुप्रीम कोर्ट के जजेस को हेल्प करेंगे कि किस तरीके से इसका निस्तारण किया जा सके, जो कि एक इफेक्टिव तरीके से इसका निस्तारण हो सके। उस वक्त जब ये अपील में आया तो दिल्ली का, क्योंकि ये दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट था, उसके अपील में ये सरकार गई थी कंटेम्प्ट की जो नोटिस इशू हुई थी उसके अगेंस्ट, क्योंकि कंटेम्प्ट एक बहुत प्रभावशाली वेपन जिसे कहते हैं वो होता है, और अगर ये सरकार के अगेंस्ट है तो इसे बहुत ही जिसे कहते हैं कि एक जरिया बन जाता है, जिसमें कि सरकार के अगेंस्ट बहुत नेगेटिव चीजें की जा सकती हैं। तो जब वो अपील में आए और लर्नेड सॉलिसिटर जनरल अपीयर हुए थे उस मैटर में, तो उन्होंने यही कहा कि इसको कंटेम्प्ट में ना देखा जाए, और इस वजह से कंटेम्प्ट पे स्टे लगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसी वक्त ये कहा कि दिल्ली ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में ये प्रॉब्लम आ रही है, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे केरला हो। अभी हैदराबाद में इतना नंबर्स बढ़ रहा है, गुजरात में अगर आप देखें तो नंबर्स बढ़ रहे हैं, मध्य प्रदेश में बहुत बुरा हाल है, छत्तीसगढ़ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है। तो उन्होंने सब स्टेट्स के लिए किया। इसीलिए अगर आप ऑर्डर शीट भी देखेंगे तो हर स्टेट के जो स्टैंडिंग काउंसिल्स हैं
वो सब लोग प्रतिनिधि होके इस मैटर में अपीयर हुए और हर स्टेट के अगेंस्ट उन्होंने लिखा है कि कौन किस तरीके से जो डिवॉल्व होगा टास्क फोर्स वो किस तरीके से होगा। सिर्फ 12 ही लोग नहीं हैं, जैसे कि सुनील कुमार सिंह सर ने अभी कहा, हर स्टेट के हिसाब से एक स्पेसिफिक टास्क फोर्स बनाया जाएगा। और जो मेरी अभी तक की एक्सपीरियंस है, हाँ जी, सब कमेटी बनाई जाएगी। जो एक्सपीरियंस मेरा है अभी तक वो यही है कि जब भी सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी तरीके का टास्क फोर्स गठित किया है, तो क्योंकि वो उसको डे टू डे तरीके से मॉनिटर करती है, उसमें हम बहुत सारा पॉजिटिव चीजें देखते हैं जो कि होती है। हर हफ्ते रिपोर्ट्स आपको देनी है सुप्रीम कोर्ट में, उसके अलावा 6 महीने का समय दिया गया है। समय का अभाव है। पल्लवी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमसे जुड़े। और ओपी शर्मा जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। विनोद चतुर्वेदी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। वीएन त्रिपाठी जी, आपका भी शुक्रिया। और सुनील सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार जिस तरह से कोरोना ग्राफ बढ़ता जा रहा था, ऑक्सीजन की किल्लत थी, कई राज्यों ने आरोप लगाया था केंद्र सरकार हमें अनदेखी कर रही, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने टास्क फोर्स का गठन किया है। अब उम्मीद जताई जा रही सभी राज्यों को कोई शिकायत नहीं होगी। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।